हेलो बच्चों। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल के वाइवा प्रश्न। अगर आप सब लोग अपने चार्ट पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कुछ भी बना करके जा रहे हैं तो ये मान करके चलिए ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पर कि एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है, कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर पूछेगा तो वो खोजकर्ता कौन है, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की। तो इस सेल की जो डिस्कवरी है वो जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने 1836 ईस्वी में की थी। ठीक, और इन्हीं के नाम पर भी इस सेल को रखा गया। डैनियल सेल के भी नाम से हम सब लोग इनके जानते हैं। ठीक है, डैनियल नाम है ना, तो इसीलिए डैनियल सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ठीक, दूसरा, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसका काम क्या है। तो ये एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने खुद के अंदर केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को भरे रखता है और वो उस केमिकल एनर्जी को धीरे 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 किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। तो यह विद्युत रासायनिक सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल में किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आपका होता है जिंक और दूसरा होता है कॉपर। जिंक को जो है एनोड क्षण पर, एनोड प्लेट पर, और जबकि कॉपर को कैथोड क्षण यानी कैथोड प्लेट पर रखा जाता है। क्लियर है बात, क्लियर है ना। जिंक को एनोड या इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। एनोड वाली इलेक्ट्रोड पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पर आपका जिंक और कैथोड पर आपका कॉपर होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। सेम वही क्वेश्चन आ गया ना जो अभी हमने बताया, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर आपका जिंक यानी Zn और कैथोड पर आपका होता है कॉपर यानी Cu। ठीक, अब एनोड एवं कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखना एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करता है। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, रिलीज करना, और कैथोड पर होता है अपचयन, यानी ये इन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन कॉपर। ठीक, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्योंकि ये कैथोड पर है तो कैथोड क्या करता है, कैथोड पर होता है अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना या निकलना। क्लियर है बात। तो एनोड पर है आपका जिंक, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण होना है, और कैथोड पर होता है कॉपर जो कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है यानी कि गेन करता है, ग्रहण करता है। फिर अगला, विद्युत रासायनिक सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.1 वोल्ट होता है, यानी एनोड और कैथोड के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये क्वेश्चन इसमें दो हो गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इस सेल में एनोड और कैथोड किस ध्रुव पर होते हैं। तो एनोड, याद रखिए केमिस्ट्री में एनोड का मतलब ऋणात्मक टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और कैथोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर बात, फिजिक्स से बिल्कुल उल्टा। तो एनोड ऋणात्मक ध्रुव पर और कैथोड धनात्मक ध्रुव पर होते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल में उत्पन्न धारा की दिशा क्या होती है। हम जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है जिंक इलेक्ट्रोड और ग्रहण करने का काम कॉपर करता है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से किस ओर आएंगे, कॉपर की ओर आएंगे। तो करंट इसके विपरीत दिशा में यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर करंट का फ्लो होगा। क्लियर है बात। बीच में हम सब लोग एक धारामापी गैल्वेनोमीटर यूज में लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो करंट है वो कॉपर से जिंक की ओर फ्लो हो रही है। ठीक, अब करंट का मतलब धनावेश की डायरेक्शन वो बता रहा है। ठीक है भैया। फिर आगे, इस सेल में लवण सेतु क्यों लगाते हैं। सबसे पहले हम सब लोग लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इसको लगाया क्यों जाता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे।
तो दो पदार्थों के लवण के विलयनों को आपस में एक परख नली द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये एक परख नली टेस्टिंग ट्यूब होती है, उसी के अंदर जो है आपका KCl या NOCl KCl या KI या फिर भी कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, कुछ भी डाल सकते हैं, यानी पोटेशियम का कोई एक लवण डाल दिया जाता है। तो दो पदार्थों के लवण के विलयनों को आपस में एक परख नली द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं, और इसे अगर अगर जेल या जिलेटिन से तैयार करते हैं। आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कोर्स में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सिलेबस में है, तो इसलिए इसे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें। फिर भी आप कमेंट करिएगा तो हम इसको विद एक्सप्लेन एक टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक भैया, तो लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? दो पदार्थों के लवण के विलयनों को, जैसे आपका ZnSO4 और CuSO4 है, ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के इनको आपस में करंट मतलब एक सर्किट कंप्लीट कराने के लिए एक परख नली द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे हम सब लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और इस नली को हम अगर अगर जेल या जिलेटिन से तैयार करते हैं। इनमें KCl या KNO3 का लवण होता है। अब अगला, इस सेल में लवण सेतु यानी जो सेल हमारा यूज होता है गैल्वेनिक सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल है, उसमें सॉल्ट ब्रिज हम लगाते क्यों है? ये करंट फ्लो कराने के लिए ये परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक। आपका बाहर तो जिंक और कैथोड आपस में मिली है, लेकिन अंदर अंदर नहीं मिली, तो इनके लवण के विलयनों को जो है, लवण के विलयन जो होते हैं इनके, उनको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक भैया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चीज ये इसका कारण है कि इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों का प्रवाह जिससे होने लगता है, भाई परिपथ भी पूर्ण होता है और आयनों का प्रवाह भी हो जाता है, ठीक। धनावेश और ऋणावेश आयन का मतलब होता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में धारामापी क्यों लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर हम क्यों लगाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है छोटी से छोटी करंट को डिटेक्ट करना। ये छोटी से छोटी करंट को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, कहने का मतलब विद्युत धारा का, और साथ ही साथ उसकी दिशा को भी बताता है, ठीक। तो ये मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के भी करंट को माप लेता है। फिर अगला सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, इस सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? सेल रिएक्शन जिसको हम सब लोग कहते हैं। तो सेल रिएक्शन में दो अभिक्रियाएं होती है, जिंक पर होता है ऑक्सीकरण और कॉपर पर होता है अपचयन। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही हैं, तो ऑक्सीकरण अपचयन को ही हम सब लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसे इसका डायग्राम भी हमने यहाँ पर यूज में लिया है, ये हमारा डायग्राम है। आप सब लोग अगर ऐसे ही डायग्राम बना करके जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये आपको इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो समझो। किसी भी क्षण को उसी के लवण के विलयन में अगर डालेंगे तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक की ही क्षण जिंक के ही विलयन में डाला गया, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो कॉपर की क्षण को कॉपर के ही विलयन में, यानी CuSO4 इसका जलीय विलयन है, इसी में जब डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। अब जिंक एनोड पर होता है और कॉपर कैथोड पर होता है। अब एक चीज समझिए बात भैया, जिंक पर होता है ऑक्सीकरण, ठीक, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कैथोड का होता है अपचयन, यानी यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक आपका लगा दिया जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, जो यहाँ के आयंस को का इधर फ्लो कराता है, ठीक है भैया, इधर के आयन का इधर फ्लो कराता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ का पूरा ये पदार्थ पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म ना हो जाए। ये लगातार चलती रहती है, यानी सेल डिस्चार्ज होता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है जो करंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कॉपर से यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। इतना आपको बता देना, बस 30 में 30 आप लोगों को मिल जा रहे हैं। यहीं पर अब वीडियो समाप्त करते हैं।